Good morning. Sorry for little bit delay. तो कंटिन्यू करते हैं। कल 35 क्वेश्चन तक हो गया था और एक क्वेश्चन शायद रह गया था। नंबर लेट मी चेक। दिस क्वेश्चन वाज लेफ्ट बिकॉज इसमें डिस्टेंस मेंशन नहीं था। नहीं, ये वाला नहीं था शायद। वेट, वो हाँ ये। तो कल के लेक्चर में ये वाला क्वेश्चन रह गया था हम लोग का, इसमें डिस्टेंस मेंशन नहीं था, राइट। तो यहाँ पर आप डिस्टेंस ले लीजिए। इक्वी डिस्टेंस 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर एंड 2 मीटर। नाउ द रेशियो ऑफ रिएक्शन ए एंड बी ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है आर ए टू आर बी रेशियो कितना होगा। हाउ टू फाइंड आर एंड आर बी? इट्स सिंपल। देखिए टोटल लोड टोटल रिएक्शन, तो आर ए प्लस आर बी की वैल्यू कितनी हो गई? 5 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, दिस इज 5 प्लस 4 प्लस 3, तो दिस इज 12 टन। मोमेंट ले लो ए पर, तो आर बी टेकिंग मोमेंट एट ए, इट शुड बी जीरो, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स एट ए शुड बी। So RB into distance is 8 meter minus 5 into 2 minus 3 into 6 minus 2 into 2 is the force and the distance is 5. It should be 0. So RB will be equal to 5 to the 10 plus 6 is the 18 plus 5 to the 10 or 2 20 by 8 is equal to 20 30 48 by 8, 48 by 8, so it is 6 kilonewton. Therefore RA should be equal to 12 minus 6 is equal to 6 kilonewton. तो दोनों ही 6 आ रहे, 6 by 6, 6 by 6 is equal to 1. तो ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ आफ्टर दिस 35 तक हो गया था, ये क्वेश्चन हमारा छूट गया था ना, तो कंप्लीट कर दिया जिसको। क्वेश्चन नंबर 36, ए बीम ऑफ टी सेक्शन हैज, टी सेक्शन बना देते साथ साथ, है ना, रफली आप बनाएंगे एग्जाम में। टी सेक्शन हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन, ओके, आई इज 1200 सेंटीमीटर पावर 4 एंड डेप्थ 12 सेंटीमीटर, ठीक है। फ्लैंज ऑफ द सेक्शन इज इन कंप्रेशन, ओके, ये कंप्रेशन में है, तो ये कंप्रेशन में हुआ तो आपका वेब टेंशन में होगा। द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इज 2 टाइम्स द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा सी। व्हाट इज द सेक्शन मॉडुलस इन कंप्रेशन? जेड सी पूछा है। अब सेक्शन मॉडुलस क्या होता है? सेक्शन मॉडुलस होता है आई बाय वाई। अगर टेंशन में चाहिए तो टी लगा दो, और अगर कंप्रेशन में चाहिए तो जेड सी, आई बाय वाई सी। यानी कि मेरा टास्क होगा वाई सी और वाई टी को पता करना, because we know the stress and strain
should vary linearly. It is something like this. ठीक है, ये है सिग्मा सी और ये है सिग्मा टी। अब एग्जैक्ट फिगर नहीं है ऑब्वियसली, इट शुड बी डबल, तो ये आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो थोड़ा सा डाउन आना चाहिए। कंप्रेशन में टोटल लेंथ है तो कुछ पार्ट हो सकता है वेब में भी हो, वेब का पार्ट भी कंप्रेशन में, so that doesn't matter. I am interested to calculate this yc distance and yt distance from the neutral axis. I don't know where is the neutral axis. ठीक है, now from the bending equation, we know m by I is equal to sigma by y is equal to E by r. ये आपकी बेंडिंग इक्वेशन है, यहाँ से इस रिलेशन को उठा लीजिए, तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि m by I can be written as sigma t by yt is equal to सिग्मा सी बाई वाई टी ऐसे लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ से इन दोनों को कंपेयर कर लो, तो सिग्मा टी बाई वाई टी इक्वल टू सिग्मा सी बाई वाई टी, एंड सिग्मा टी इज गिवन एज ट्वाइस ऑफ सिग्मा सी। पुट कर लो यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ सिग्मा सी बाई वाई टी इज इक्वल टू सिग्मा सी बाई वाई टी, सॉरी दैट इज वाई सी, वाई सी, वाई सी। ठीक है, सिग्मा टी बाई वाई टी इक्वल टू सिग्मा सी बाई वाई सी, एंड सिग्मा टी कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ सिग्मा सी। तो यहाँ से सिग्मा सी कैंसिल आउट, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ट्वाइस ऑफ वाई सी विल बी इक्वल टू वाई टी, है ना। लेकिन अगर इसकी पूरी डेप्थ की बात करें तो वाई सी प्लस वाई टी कितना दिया हुआ है, पूरा दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर टोटल है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि वाई सी प्लस वाई टी इज इक्वल टू 12, और वाई टी को ट्वाइस वाई सी लिखा जा सकता है, ट्वाइस ऑफ वाई सी इज इक्वल टू 12, तो वाई सी की वैल्यू कितनी आ गई, 12/3 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो पुट कर दो इसके अंदर, तो सेक्शन मॉडुलस कितना हो जाएगा, आई बाय वाई सी, एंड आई इज गिवन एज 1200 सेंटीमीटर पावर 4 एंड 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर ए इज करेक्ट। Any doubts? Can ask me. Next question. Question number 37. The width of a beam of uniform strength having a constant depth d, length L, simply supported at the end with a central load W is, कर सकते हैं इसको, तो सही रिलेशन किसका दिखा रहा है, स्ट्रेस का दिखा रहा है और लोड्स का दिखा रहा है। सेंट्रल लोड अगर लगा हुआ है, सेंट्रल लोड सिंपली सपोर्टेड बीम, थिंक सेंट्रल, है ना। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, WL/4। Also M इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे स्ट्रेस को इन्होंने F से दिखाया हुआ है, F इंटू जेड इज इक्वल टू F इंटू विड्थ B है और डेप्थ D है, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात कर रहा है, सेक्शन मॉडुलस हो जाएगा BD स्क्वायर बाई, तो दिस इज द मोमेंट वैल्यू एंड दिस इज आल्सो द मोमेंट वैल्यू, देयरफॉर इक्वेशन 1 मान लो, 2 मान लो, दोनों को कंपेयर कर दो, WL/4 विल बी इक्वल टू F 3D स्क्वायर बाई 6। अब क्या पूछा है इसमें, विड्थ पूछा है, द विड्थ ऑफ द बीम, विड्थ को यहीं पे छोड़ दो, बाकी को रीअरेंज कर लो,
6WL by 4FD² इज इक्वल टू बी। सोल्व कर लो। 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 2 2 जा 4, इट्स 3/2। 3/2 WL by FD² आ रहा है कहीं पे? 3/2 WL by FD², ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, am I audible guys? Am I audible to you? ऑडियो वीडियो क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38। okay, question number 38, a beam of rectangular cross section is 100 mm wide and 200 mm deep. Okay, no issue. Hundred mm wide and 200 mm deep. If the section is subjected to a shear force of 20 kilonewton, ठीक है, 20 kilonewton, the maximum shear stress, shear stress का चैप्टर रिसेंटली ऐड हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा नहीं है ये, आई नो। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो यहाँ से सिर्फ कुछ डेटा है वो याद करने से हो जाएगा। चलिए, लास्ट मोमेंट में चैप्टर तो पढ़ नहीं सकते, तो पहले आप इसका स्ट्रेस वेरिएशन देख लीजिए। ये आपका न्यूट्रल एक्सिस होगा, तो शेयर स्ट्रेस, शेयर के लिए पूछा है ना इसने, शेयर के लिए शेयर स्ट्रेस वेरिएशन कैसा होता है? कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, एवरेज स्ट्रेस की बात करें यहाँ पे, तो एवरेज स्ट्रेस कितना होगा? तो द एवरेजिंग इज डन लाइक दिस, दिस इज द एवरेज स्ट्रेस, राइट। तो यहाँ तक हो गया ये मेरा एवरेज स्ट्रेस, सिंपल फोर्स पर यूनिट एरिया, shear force by shearing area, and the maximum value of this is lies at the center, at the mid section। ठीक है, इफ दिस इज द हाइट एच तो ये हो जाएगा h/2। समझ में आ रहा है? होगा कितना ये? टाउ मैक्स हो जाता है v/2 ऑफ एवरेज शेयर, ऐसे करके दे, या फिर टाउ मैक्स इक्वल टू 1.5 करके दे, या फिर टाउ मैक्स इज इक्वल टू v/2 ऑफ v/bd करके दे, ऐसे भी दे सकता है guys, है ना? क्योंकि ये क्या लिखा है, फोर्स है, फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस हो गया, एवरेज स्ट्रेस की बात चल रही है v/bt, एवरेज स्ट्रेस है v/bt और 3/2 फैक्टर है। ठीक है, तो कितना होता है रेक्टेंगल में फैक्टर? 1.5 और 3/2। तो क्वेश्चन पे आते हैं, टाउ मैक्स हो जाएगा एवरेज स्ट्रेस के साथ में 1.5 का मल्टीप्लाई। एवरेज स्ट्रेस कितना है? फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू 1.5। फोर्स कितना दिया है इसमें? 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन्स दिया है, और एरिया है कितना? 100/200 mm² इंटू 1.5। इफ यू सी दिस 30 and 10 40, तो 20 कैंसिल आउट, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? 1 इंटू 1.5, इट इज 1.5 Nm²। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39।
सर्कल का केस आ गया। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में again the stress variation is like this, right? मैक्सिमम स्ट्रेस कितना हुआ यहाँ पे, टाउ मैक्स इज इक्वल टू 4/3 ऑफ एवरेज स्ट्रेस। याद रखना है, रेक्टेंगल के लिए कितना है 3/2, सर्कल के लिए कितना है 4/3, ट्रायंगुलर के लिए कितना है अगेन रेक्टेंगल जैसा ही है 3/2। कहाँ पे लाई करता है, रेक्टेंगल में मिड हाइट पर, रेक्टेंगुलर में मिड हाइट पर। तो ऑप्शन इज डायरेक्टली 4/3 ऑफ एवरेज स्ट्रेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 ट्रायंगुलर के लिए आ गया। Stress in a beam having triangular cross section the triangle cross section, तो इसका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ लाई करेगा, यहाँ पर। सपोज दिस हाइट इज h, so neutral axis depth is from the bottom h/3, and suppose this height is h/2, h/2 ये मिड हाइट होगी। तो यहाँ पर स्ट्रेस वेरिएशन कैसा होगा, तो रेफरेंस के लिए मैं ले लेता हूँ इसका x और बॉटम, एवरेज स्ट्रेस होगा ये। एवरेज स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ लाई करेगा, मिड हाइट पर h/2 पर करेगा, टाउ मैक्स कितना करेगा 3/2 ऑफ एवरेज स्ट्रेस। ठीक है, तीनों केस बता दिए, रेक्टेंगल ट्रायंगल सर्कल। ठीक है, तीनों का डेटा याद रखना है। सर्कल का 4/3 है, रेक्टेंगल का 1.5 यानी 3/2, और सेम फॉर द ट्रायंगुलर 3/2। ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस इन द डिफरेंट सेक्शन। इज दिस क्लियर। तो कहाँ लाई करेगा ये, मिड डेप्थ पर, और कितना होगा वो भी बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The mild steel beam is subjected to a bending moment such that a stress of 100 megapascal is developed in a layer at a distance of 100 mm from the neutral axis. E दिया हुआ है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, बेंडिंग इक्वेशन लग जाएगी, क्वेश्चन देख के समझना। m/i इज इक्वल टू सिग्मा बाय y इज इक्वल टू e/r। क्या क्या दिया हुआ है मुझे, बेंडिंग मोमेंट दिया है, बेंडिंग मोमेंट नहीं, बेंडिंग मोमेंट सच दैट अ स्ट्रेस ऑफ 100 ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया है, आ निकल जाएगा, आर पूछे तो ये दोनों रिलेशन उठा लेंगे यहाँ से, सिग्मा बाय y इज इक्वल टू e/r। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर को शिफ्ट कर दो, e/, सिग्मा इंटू वाई। ई कितना दिया है 200, ई का पास्कल को कन्वर्ट करेंगे न्यूटन पर एम स्क्वायर में इतना आ जाएगा, बाई स्ट्रेस कितना दिया है 100 मेगा पास्कल, 100 इंटू मेगा मतलब 10⁶ हो गया, तो कैंसिल, तो 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर इंटू वाई, वाई कितना दिया डिस्टेंस ऑफ 100 एम, दिस इज द वाई।
तो सोल्व कर लो इसको, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, न्यूटन एम में आंसर आ गया 200 इंटू 10⁵ mm. Oh sorry, it's not 200, only 2, सॉरी कन्वर्जन है ना। ये कितना देता 200 जीपीए, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर को एम स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 6 लगेगा, इसलिए ओनली 2 इंटू 10⁵ न्यूटन। और 6 कैंसिल आउट, 3 बचेगा यहाँ से, 3 और 2 5, तो ये आ गया 2 इंटू 10⁵ mm इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ डिवाइड कर दो 1000 से mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm। mm से mm कैंसिल आउट, 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा कितना 200 मीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two identical cantilevers are loaded as shown in figure. If slope at the free end of the cantilever in figure A is theta, यहाँ का स्लोप दिया हुआ है, जब ये डिफलेक्ट करेगा तो टेंजेंट डाल के आप स्लोप बनाओगे यहाँ पे थीटा, थीटा की वैल्यू दी हुई है, नहीं दी है, थीटा ही बोले, स्लोप यहाँ पे थीटा होगा, ओके, यहाँ का स्लोप थीटा। द स्लोप एट फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर इन फिगर बी, तो यहाँ का स्लोप कितना होगा भाई, थीटा बी लिख देता हूँ उसमें, ठीक है, ओके। तो हमें पता है कि जब सिर्फ मोमेंट लगा है फ्री एंड पे, तो मोमेंट के केस में स्लोप कितना होता है, इस केस में स्लोप कितना हो जाएगा ml अपॉन ई आई, और डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 2EI, स्टैंडर्ड केसेस है, ठीक है। वैसे ही अगर कैंटिलीवर पे पॉइंट लोड लगता है, स्लोप कितना बनता है WL स्क्वायर बाय 2EI, तो यहाँ पे W की जगह P दिया हुआ है, तो PL स्क्वायर बाय 2EI, और डिफ्लेक्शन कितना बनता है, डिफ्लेक्शन होता है फ्री एंड पे PL³ बाय 3EI। ये सब तो याद होना चाहिए, नहीं याद होगा कोई सोल्यूशन नहीं है अभी 10 दिन पहले, एग्जाम के 10 दिन पहले अगर आप पढ़ने लगोगे कि आया कैसे, तो गलत ट्रेन में बैठे हैं आप। तो दीज आर द स्टैंडर्ड केसेस, यू हैव टू रिमेंबर दिस। हाउ हियर ये बोल रहा है कि थीटा, यहाँ का जो स्लोप है वो थीटा है, यानी थीटा किसके इक्वल बोला गया है, ml बाय EI के इक्वल बोला गया है ना। और m की वैल्यू कितनी दे के रखी है PL/2, तो PL/2 इंटू L/EI, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई PL स्क्वायर बाय 2EI, तो PL² बाय 2EI, तो स्लोप पॉइंट लोड के लिए भी होता है, तो यानी कि इसका स्लोप और इसका स्लोप का जो वैल्यू है वो मैच कर रहा है, ठीक है, बिकॉज m की वैल्यू PL/2 है, इसलिए when you be putting it, theta value come out as PL² बाय 2EI, so PL² बाय 2EI is theta b also. Here you can see the slope at the free end of the cantilever in figure B will be equal to थीटा के इक्वल ही होगा, जितना ऊपर है स्लोप उतना ही स्लोप आ रहा है। Did you get this class? Tell me, did you understand this? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? ये तो आपको भाई याद रखना पड़ेगा, दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, तो वही क्वेश्चन, कोई डाउट है तो पूछिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A simply supported beam AB of span L has a uniform cross section throughout. It carries a central concentrated load W and another load which is UDL over the entire span. Its total magnitude being W. The maximum deflection in the beam is. अच्छा, देखिए केस बड़ा सिंपल सा है, चाहे तो कॉम्प्लिकेट बना सकते हो, चाहे तो सिंपल सॉल्व कर लो। सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है, सिंपली सपोर्टेड बीम AB of span L has a uniform cross section throughout। ठीक है, प्रिज्मेटिक बीम क्रॉस सेक्शन जो है सेम है बीम का। इट कैरीज अ सेंट्रल लोड W, सेंटर पे लगा तो लोड W एंड अनदर लोड विच इज UDL, तो पॉइंट लोड के साथ UDL भी लगा हुआ है, जिसका टोटल मैग्नीट्यूड है, यानी कि स्मॉल W इंटू एल की वैल्यू कितना दिया है, कैपिटल W है। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन द बीम इज, तो भाई डिफ्लेक्शन बीम में कितना होगा, तो डिफ्लेक्शन तो सेंटर पे आएगा, लेकिन इस सेंटर पे जो डिफ्लेक्शन आएगा एक पॉइंट लोड की वजह से भी आएगा और UDL की वजह से भी आएगा। तो टोटल डिफ्लेक्शन कितना होगा, डिफ्लेक्शन ड्यू टू पॉइंट लोड प्लस डिफ्लेक्शन ड्यू टू UDL। पॉइंट लोड का डिफ्लेक्शन कितना होता है, पॉइंट लोड का होता है W L³/40 ADI प्लस UDL के लिए कितना होता है 5 स्मॉल WL⁴/384 EI। लेकिन स्मॉल W इंटू एल को क्या लिख सकता है, कैपिटल W, तो यहाँ से WL³/48 EI प्लस एक स्मॉल W और एक L को लेंगे, क्या बन जाएगा 5 कैपिटल WL³/384 EI। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम एलसीएम लें, क्योंकि 384 बेस में है, 384 के टर्म्स में ही निकालना पड़ेगा, तो ये कितने टाइम्स हो गया 48 टू जा 96 और ये 4 टाइम जाएगा, 4 टू जा 8 टाइम्स जाएगा बेटा ये, 8 WL³ आ गया प्लस 5 WL³, हो गया कितना 8 और 5 13, 8 और 5 13 WL³/384 EI है क्या कहीं पे, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ठीक है, तो बीम पे कॉम्बिनेशन था, हमें इंडिविजुअली पता है तो दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, एनी अदर डाउट्स रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44। A simply supported beam of span L and depth D carries a central load W, ratio of maximum deflection to maximum bending stress। अरे सेम क्वेश्चन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा, पॉइंट लोड लगा है, W लगा है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो जाएगा WL³/48 EI। ठीक है, और क्या पूछा है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, तो मोमेंट होता है स्ट्रेस इनटू सेक्शन मॉडुलस, स्ट्रेस के टर्म्स में निकालना है, मुझे लिखना पड़ेगा M/Z। M कितना हो जाएगा, तो मोमेंट हो जाएगा पॉइंट लोड के लिए WL/4 और सेक्शन मॉडुलस कितना हो जाएगा BD²/6, BD²/6, 6 ऊपर ले गया। ठीक है, अब किसका रेशो पूछा है, डिफ्लेक्शन टू स्ट्रेस, मुझे निकालना है डेल्टा/सिग्मा, पुट कर दो WL/48E
और आई को भी क्या लिख सकता हूँ मैं, बी डी क्यूब बाई 12, बी डी क्यूब बाई 12 ऊपर चला डिवाइडेड बाय डब्ल्यू एल इंटू 6 बाय 4 इंटू बी डी स्क्वायर। पलट दो फ्रैक्शन को, तो डब्ल्यू एल क्यूब इंटू 12 548 इंटू ई टू बी डी क्यूब विल बी इक्वल टू, फ्रैक्शन पलट जाएगा तो क्या आएगा, 4 बी, सॉरी मल्टीप्लाई है 4 बी डी स्क्वायर बाय डब्ल्यू एल इंटू 6। तो यहाँ से डब्ल्यू एल कैंसिल आउट हो गया, तो डब्ल्यू ये कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा क्या, एल स्क्वायर। यहाँ से बी डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, बी और डी स्क्वायर, सिर्फ डी बचा। और 12 वन जो 12 एंड 4 यहाँ पे बचा, ठीक है। 4 से 4 ये भी कैंसिल हो गया। हाँ व्हाट लेफ्ट, ऊपर बचा है कुछ भी नहीं, एल स्क्वायर बचा है, नीचे बचा है ई बचा है, डी बचा है और 6 बचा है। तो एल स्क्वायर बाई 6 ई डी होना चाहिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो कंसेप्ट यार वही है, तोड़ मोड़ के बस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको सोल्व करना आना चाहिए। टाइम कम तभी लगेगा जब इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस काफी बार की होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a simply supported beam carries two equal unlike couples m at the two ends and central deflection of the beam is given by। देखिए क्या क्वेश्चन है, सिंपली सपोर्टेड बीम, थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा इसको, और सोल्व वही कर पाएगा जल्दी से जिसको प्रैक्टिस है इस टाइप के क्वेश्चन को। देखिए एल, सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ एल, लेंथ एल, मैं स्मॉल एल ले रहा हूँ, ठीक है, स्मॉल एल ले लेता हूँ मैं, बाद में एल को कैपिटल लिख देंगे। स्मॉल एल कैरीज टू इक्वल अनलाइक कपल्स है, अनलाइक है तो इसको यहाँ पे लगा दो, एक क्लॉकवाइज लगा दिया मैंने, तो इसको काम करो एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉक, एम एट द टू एंड्स, एम है द सेंट्रल डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम, सेंट्रल डिफ्लेक्शन कितना होगा, यानी कि ये पूछ रहा है कि एल बाई टू पे बता दीजिए इस पॉइंट ए बी और सी सेंटर कितना डिफ्लेक्शन होगा। तो देखिए क्योंकि लोड तो है नहीं और कपल भी क्या लगे हैं, अपोजिट लगे हैं, तो नेट मोमेंट भी क्या कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं, कोई सपोर्ट रिएक्शन तो होगी नहीं। यहाँ से ये पता चल सकता है कि आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू जीरो हो गया। तो अब एक काम करो, यहाँ पर इस सेक्शन पर मैकले लगा दो, सेक्शन कट कर लो एक्स, एट ए डिस्टेंस स्मॉल एक्स। तो अगर मैं मैकले मेथड लगाऊँ यहाँ पे, तो ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या लिखा जा सकता है, बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन। तो आर भी तो जीरो है, सिर्फ मोमेंट आएगा माइनस एम, क्लॉकवाइज ले रहा हूँ मैं माइनस, तो माइनस एम, और क्योंकि कपल है तो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन मुझे एक्स तो लिखना जरूरी है, इसलिए पावर लगा देंगे क्या, जीरो। किसी की भी पावर जीरो का मतलब 1 होता है। मैकले मेथड को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर डिस्टेंस आना ही पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस का ही फंक्शन होगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। लेकिन बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन में जो कपल है उसमें डिस्टेंस की मल्टीप्लाई नहीं होती, तो मैं कर भी कहा रहा हूँ, एक्स की पावर जीरो का मतलब क्या है 1, तो ये माइनस एम ही तो लिखा है, लेकिन ये मुझे जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तब हेल्प करेगा। तो इसी तरह लिखा जाएगा इक्वेशन में, हमेशा याद रखना जब भी आप मोमेंट का टर्म्स लेके आए मैकले मेथड के अंदर, क्योंकि स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस आर द फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस, you require the distance, if you ignore the distance you cannot solve the equation। I need this distance, but this distance should not be participated in the bending equation, bending moment equation, so I am putting the power 0। all right, एक बार इंटीग्रेट करूंगा इसको तो क्या आएगा, ई आई डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस एक्स प्लस सी वन। फिर से कर दो तो बनेगा ये ई आई बाई माइनस एम एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू। बाउंड्री कंडीशन लगाओ, एक्स जीरो
y0 तो c2 0 हो गया, और जब x इक्वल टू एल हो वो भी y0 होगा, तो पुट करके देखो 0 इज इक्वल टू माइनस एम बाई टू एल स्क्वायर प्लस C1L, तो C1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, तो C1 वैल्यू L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर प्लस में आएगा तो m बाई टू एल आ जाएगा, ml बाई टू आ गई C1 की वैल्यू। C1 की वैल्यू को पुट कर दो, C और C2 तो जीरो है, यहाँ से आपकी बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन, सॉरी डिफ्लेक्शन की इक्वेशन बनेगी, दैट इज EIY इज इक्वल टू माइनस mx स्क्वायर बाई टू प्लस C1 की वैल्यू है ml बाई टू इंटू एक्स, और C2 तो जीरो था, है ना। तो मैकेले मेथड लगाया यहाँ पे। अब कन्वेंशनल क्वेश्चन तो सोल्व नहीं कर रहे ना, कि थ्योरेटिकली लिखें इसको लाइन बाय लाइन सिस्टमेटिकली, ना, तो फटाक से इक्वेशन लिखनी है, और ये तो आपको दिखाने के लिए फिर भी इतना कर दिया, अदरवाइज ये सब भी नहीं लिखना है। एक बार ये लगा दिए एक्स एक्स की पावर जीरो, इंटीग्रेट कर दिया mx आ गया, फिर से कर दिया mx स्क्वायर बाई टू C1x C2, डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे, लिमिट्स पुट करेंगे, एल की वैल्यू ये आ जाएगा सेकंड स्टेप में, है ना, 30 सेकंड में यहाँ तक पहुँच जाओगे आप, मैक्सिमम है 30 सेकंड। तो ये बेंडिंग डिफ्लेक्शन इक्वेशन बन गई। अब पूछ रहे हैं x इक्वल टू एल बाई टू पे, पुट कर दो यार, EIY पड़े रहने दो उसको, माइनस m बाई टू एल बाई टू का स्क्वायर हो गया, प्लस ml बाई टू एल बाई टू, सोल्व कर लो, ml स्क्वायर बाई 2 to the 4 to the 8 नेगेटिव में, प्लस ml स्क्वायर बाई 4, माइनस प्लस माइनस में आंसर आएगा सेम ml स्क्वायर बाई 8, EI को वहां से शिफ्ट कर लेंगे तो EI ml स्क्वायर बाई 8 EI, ऑप्शन डी। तो आई थिंक समझाने में शायद 2 मिनट लग गए होंगे, खुद से सोल्व करने में 1 मिनट काफ़ी है ऐसे क्वेश्चंस, और सारे क्वेश्चंस तो ऐसे आएंगे नहीं, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस से होंगे। देखिए अब सर फटा, अभी आपने फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन देखा, कैसे सॉल्व करें, मुश्किल होगी, इसलिए तो बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा आप टेस्ट करेंगे लगाएंगे, जितने बार आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तो ये है बेटा प्रिपरेशन का। प्रिपरेशन का पार्ट वो नहीं है जो आपने मेरे साथ 1 साल बैठ के यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है कंसेप्ट को जानने में, कंसेप्ट जानने के बाद में उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करना है, दैट इज कॉल्ड द प्रिपरेशन। और बहुत सारे बच्चों की लैगिंग यहीं पे होती है कि कोर्स कंप्लीट कर दिया उसके बाद गायब, कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही प्रिपरेशन आपकी रियल स्टार्ट होती है, जिस दिन बात को समझेंगे उस दिन एग्जाम क्रैक होगा। वंस यू कंप्लीटेड द कोर्स, देन व्हेन यू एंटर इन द प्रिपरेशन लाइक दिस, ये है आपका प्रिपरेशन का। तो यहाँ से आप जितना प्रिपेयर करके लेके जाओगे उतना बढ़िया एग्जाम होगा आपका। किस चीज़ को तबातुकु, किस चीज़ का एक्सप्लेनेशन, कैन यू एलेबरेट? क्वेश्चन नंबर 42। ओह, यहाँ पर, अरे देखो यहाँ पर कपल लगा दिया तो हमें पता है होता है इसका थीटा कितना होता है, ml बाई EI होता है, डिफ्लेक्शन छोड़ दो, डिफ्लेक्शन काम ही नहीं। और अगर पॉइंट लोड लूँ तो पॉइंट लोड का स्लोप कितना आता है, वो होता है मेरा PL स्क्वायर बाई 2EI, अगर P लोड दिया है तो, और यहाँ पे M कपल दिया है तो। इसने बोला है कि अगर यहाँ पे स्लोप की वैल्यू थीटा है, तो सेकंड वाले फिगर में, ये फिगर ए दे दिया उसने, ये फिगर बी दे दिया, सेकंड फिगर में ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो थीटा बी कितना होगा, तो क्या वो थीटा बाई 3 के इक्वल होगा, थीटा बाई 2 के इक्वल होगा, 2/3 थीटा होगा, या सिर्फ थीटा होगा, यानी कि क्या ये वाला जो स्लोप है इससे किस तरीके से रिलेटेड है ये पूछा गया। पहले मैंने ये वाला स्लोप निकाल दिया, ये वाला स्लोप होता है ml बाई EI, और m की वैल्यू मुझे बताया है PL बाई 2, तो यहाँ पे मैंने m की वैल्यू डाल दी PL बाई 2, और L बाई EI ऑलरेडी था, तो यहाँ से आ गया ये मेरा PL स्क्वायर बाई 2EI। तो इसके जो स्लोप है, फर्स्ट का जो स्लोप है वो PL स्क्वायर बाई 2EI है, और यही स्लोप की वैल्यू होती है मेरी कैंटिलीवर के लिए भी। तो ये दोनों स्लोप सेम हो गए, इसलिए ये जो थीटा है फर्स्ट का सेकंड के थीटा से मैच कर रहा है, ठीक है। सो द रिलेशन है थीटा बी इक्वल टू व्हाट, तो थीटा बी इज इक्वल टू थीटा बाई 3 और थीटा बाई 2 और 2 थीटा बाई 3 और थीटा, सो ऑप्शन इज डी, इट इज इक्वल टू थीटा।
क्योंकि थीटा की वैल्यू उसकी वैल्यू मैच कर गई। इज इट क्लियर था बातों को? नाउ रिप्लाई फास्ट। Okay, now try next question. Question number 46. A simply supported beam of length 6 meter carries a concentrated load W at its center, such that bending moment at center of the beam is 6 kilonewton मीटर. Okay, मोमेंट की वैल्यू दे दी भाई 6 किलोन्यूटन मीटर. ये फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है, देन डिफ्लेक्शन एट द सेंटर, कंसंट्रेटेड लोड है, डिफ्लेक्शन सेंटर पे कितना होगा जी? डेल्टा. डेल्टा हो जाएगा WL3/48EI. ठीक है. अच्छा, मोमेंट की वैल्यू दी है. पॉइंट लोड के लिए मोमेंट कितना होता है? WL/4 होता है. अच्छा, तो WL/4 होता है, इसकी वैल्यू मुझे 6 दे के रखी है. तो क्या मैं WL को लिख सकता हूँ 6 × 4? लिख सकता हूँ ना. तो यहाँ पे आ जाओ, W × L/L² लिख सकता हूँ. और WL की वैल्यू कहाँ से निकाल ली मैंने? यहाँ से निकाल ली. ये हो गया मेरा 6 × 4 × L²/48EI. देख रहे हो, रीअरेंज करना है बस, ये प्रैक्टिस से आ जाएगी. तो कितना हो गया? 6 4 24 और 2 48EI L²/2EI. मैच नहीं हो रहा है, क्या गलती कर दी यार? WL/48EI 4 20. लेट मी चेक. क्वेश्चन को पढ़ा नहीं ठीक से. अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 6 मीटर. ठीक तो था शायद ना? ठीक तो है. आंसर इज L²/2EI. एल की भी वैल्यू दी है. एल की वैल्यू कितनी दी है? 6 मीटर. तो पुट कर लो, 6 6 36/2EI इज इक्वल टू 18/EI. आ गया. मैंने एल के टर्म्स में निकाल दिया था, लेकिन एल है नहीं, एल दिया हुआ था. पुट द वैल्यू, गेट द आंसर. सिंपल. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. और 47. इसका तो ऑप्शन ही गायब है. कोई बात नहीं, बिना ऑप्शन के करते हैं इसको. ठीक है, इस क्वेश्चन को बिना ऑप्शन के कर लो. क्या है? A solid shaft of circular cross section is subjected to a torque. हमें ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी ना इसके लिए. तो मान लो ये सर्कुलर शाफ्ट है. ठीक है, तो सर्कुलर शाफ्ट के लिए आपको याद है, दो चीज याद करने के लिए बोली थी. पहला, द स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट, एंड देन उसका टोर्शनल इक्वेशन. तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड शाफ्ट E इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस इनटू पाई/16 d क्यूब. d is the diameter of the shaft. तो सॉलिड शाफ्ट है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, is subjected to torque T which produce a maximum shear stress Fs. तो फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर तो Fs लिखा गया है. द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट शुड बी, डायमीटर कितना होना चाहिए? तो ऑप्शंस में क्या था? टॉर्क के टर्म्स में वैल्यूज हैं, तो उसी को रीअरेंज करना होगा हमें. तो रीअरेंज करेंगे तो डी क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16T/πfs, या फिर D इज इक्वल टू 16T/πfs पावर 1/3. लेकिन इसका जो ऑप्शन था वो कुछ इस तरीके से था, D इज इक्वल टू 3 16T/πfs. ठीक है, एक ही बात है ना. दिस इज वन एंड सेम. पावर 1/3 रखो या ये रखो, मतलब भी समझ लो. अरे देखो, जैसे आप लगाते हो ना
√2, इसका मतलब क्या होता है कि पावर कितनी है, 1/3 है। पावर कितनी है, सॉरी 1/2 है। √2 का मतलब क्या होता है कि 2 की पावर कितनी है, हाफ है ना। वैसे ही रूट, जब 3 की पावर कितनी होगी, 1 बाई, या फिर 2 की ही पावर कितनी होगी, 1/3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 3√2। तो सर इसी हिसाब से तो यहाँ पे भी 2 लगाना चाहिए, हाँ लगाना चाहिए, पर लगाते नहीं है ना। 2 के अलावा बाकी जितने वैल्यूज होते हैं 3, 4, 5 सबके अंदर लगता है। तो √2 का मतलब ये होता है, ठीक है। नहीं लिखते अलग बात है, लेकिन अगर इसके 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए तो लिखते हैं, ठीक है। इट्स अ जनरल कन्वेंशन। आंसर ए होगा, ऑप्शन ही नहीं है, वहां से ए दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो भी हो, ये ऑप्शंस में अगर ये होगा तो ये करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 48। A hollow shaft of inner radius 30 mm and outer radius 50 mm। चलिए, ये होलो शाफ्ट है, होलो शाफ्ट, इनर रेडियस 30 mm एंड आउटर रेडियस, और रेडियस है ये, डायमीटर कितना हो गया 6, और आउटर रेडियस, आउटर डायमीटर कितना हो जाएगा 100। आउटर रेडियस 50 है तो डायमीटर 100 हो गया, है ना। अरे ये रेडियस हो गई 30, रेडियस हो गई 50, यही तो बोल रहा है क्वेश्चन में। is subjected to a twisting moment if the shear stress developed at the inner radius of shaft 60, inner radius of shaft is 60 Newton per m square, what is the maximum shear stress in the shaft। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखिए इसका, ये तो हम आपको डेरिवेशन के टाइम पे ही बता दिए थे। स्ट्रेस वेरिएशन कैसा होगा, मैक्सिमम कहाँ होगा, टॉप मोस्ट फाइबर पे, जीरो कहाँ होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे, तो ये होगा। अब आप ये बताइए, यहाँ पे पूछ रहे हैं एट दिस लेवल, नीचे से भी बना सकते हैं, सेम ही बात है। टाउ मैक्स तो ये होगा बेटा, और यहाँ पे वैल्यू होगी टाउ, और ये रेडियस आपको दे के रखा है कितना, 40 एंड 50। तो दिस इज 30, दिस इज 50। टाउ मैक्स पूछा है, जबकि टाउ की वैल्यू कितनी दी हुई है, नहीं निकल सकता सिमिलर ट्रायंगल से। टाउ मैक्स बाय 50 विल बी इक्वल टू 60/30। तो टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 60/30 इंटू 50। ये भी कोई क्वेश्चन है क्या, 3 1 3 3 2 6, 50 इंटू 2, 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर। क्वेश्चन को समझने जाएंगे तो सॉल्यूशन तो बहुत आसान था। द स्ट्रेस वेरिएशन इज लीनियर, ठीक है, चाहे सॉलिड होता चाहे होलो होता, एक पॉइंट पे दिया हुआ है, दूसरे पॉइंट पे पहुंच रहा है, सिमिलर ट्रायंगल से सोल्व हो जाता है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ टू शाफ्ट ऑफ द सेम लेंथ, वन इज होलो, ट्रांसमिट इक्वल टॉर्क, तो टी एच इज द टॉर्क transmitted by hollow shaft and
TS is the torque transmitted by solid shaft. Equal torque have equal maximum stress. मटेरियल सेम होगा तो ऑब्वियसली मैक्सिमम स्ट्रेसेस भी इक्वल होंगे. देन दे शुड हैव इक्वल. तो उनके पास इक्वल क्या होना चाहिए? द स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड शाफ्ट कैन बी कैलकुलेटेड एज T इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू सेक्शन मॉडुलस, चाहे वो होलो के लिए हो या फिर सॉलिड के लिए हो. तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये टाउ तो इक्वल ही है. तो अगर ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है तो इन दोनों क्वांटिटी को भी इक्वल होना पड़ेगा. इफ TH इक्वल टू TS, यहाँ पे टाउ ऑफ होलो टाउ ऑफ सॉलिड ये भी सेम है, देन देयरफॉर सेक्शन मॉडुलस ऑफ या पोलर मॉडुलस, यहाँ पर तो पोलर की बात आती है ना, दीज आर द पोलर मॉडुलस. तो पोलर मॉडुलस ऑफ होलो एंड पोलर मॉडुलस ऑफ सॉलिड, so those polar moment, sorry, polar section modulus of hollow section should be equal to polar section modulus of solid section. अब नॉर्मल सेक्शन मॉडुलस और पोलर सेक्शन मॉडुलस में क्या फर्क है? सेक्शन मॉडुलस को देखिए I बाई वाई होता है, लेकिन यहाँ पर जब हम इक्वेशन ड्राइव करते हैं T अपॉन आई पी इज इक्वल टू टाउ बाई आर, है ना. तो यहाँ से जब हम रिलेशन को बनाते हैं तो यहाँ पे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं, इसलिए यहाँ से बनने वाला सेक्शन मॉडुलस भी क्या बनता है? पोलर सेक्शन मॉडुलस बनता है. सिर्फ इतना ही फर्क है. तो इन दोनों इनका सेक्शन मॉडुलस पोलर मॉडुलस ऑफ द सेक्शन शुड बी इक्वल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. शाफ्ट टर्न्स 150 rpm under a torque of 150 Newton per meter. Power transmitted. तो पावर ट्रांसमिटेड बाय अ शाफ्ट, फॉर्मूला सिंपल है 2 पाई NT बाय 60,000. द थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि पावर आएगा किलोवाट में जब आप टॉर्क को पुट करेंगे न्यूटन मीटर में. ठीक है. और ये टॉर्क जब भी यहाँ से निकल के आता है ये हमेशा एवरेज टॉर्क होता है. और शाफ्ट टर्न्स एट 150 rpm, वैल्यू को पुट करना है डायरेक्टली 2 पाई 150 एंड टॉर्क इज न्यूटन मीटर में ही देना पड़ेगा. टॉर्क 150 तभी किलोवाट में आएगा बाय 60,000. सॉल्व कर लो. तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई. 15 1 जा 15, 15 4 जा 60 और 2 1 जा 2, 2 2 जा, और यहाँ से आएगा मेरा कितना 15 पाई बाय 20, क्योंकि एक जीरो बच गया था यहाँ पे. तो 15/20 कितना हो जाएगा? इट्स 0.75. कैसे? 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 0.75 पाई. आंसर होगा किलोवाट में. तो 0.75 पाई किलोवाट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है. तो 50 क्वेश्चंस कंप्लीटेड फ्रॉम द सॉन्ग. कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस लेके आएंगे हम टाइम के साथ, और इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो सब्जेक्ट RCC उठाएंगे, उसके बाद स्टील उठाएंगे. ठीक है. तो 50 क्वेश्चंस है एंड 50 क्वेश्चंस का एक्सपोजर लीजिए, यहाँ से रिलेटेड डेटा को याद रखने की कोशिश कीजिए. ठीक है. और जब MCQ लगा रहे हैं तो साथ साथ में और क्या पढ़ना है, क्योंकि आज टाइम की अवेलेबिलिटी कम थी इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया. यहाँ से जैसे पावर ट्रांसमिट पढ़ लिया तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि होलो और सॉलिड में स्ट्रॉन्गर कौन है. फिर होलो और सॉलिड के रिस्पेक्ट में वेट का क्या रेशियो रहेगा. अगर डायमीटर को होलो शाफ्ट का अगर मैं 0.5 रेशियो लेके चलूँ या ट्वाइस लेके चलूँ तब कितना वेट परसेंटेज लॉस होगा. तो जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं वो सब आपको याद होने चाहिए. ठीक है. तो अभी के लिए इतना ही. दिस 50 क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड. थैंक यू क्लास. कुछ पूछना है तो यू हैव 1 मिनट ओनली. कोई डाउट है तो पूछिए.
नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल आपको मिल जाएगा once the MCQ PDF is ready. As soon as it is ready by the staff, I'll do it. तो कोशिश करेंगे आज शाम को या तो कल क्लास होगा आपका. Okay, then that's all for today. Class.